हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल। आज हम सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले एंजाइम्स में, जिसका नाम है कोफैक्टर्स। ठीक है, सो ये लेक्चर नंबर 27 है। ये क्लोजिंग लेक्चर है बायोमोलिक्यूल का। इसमें हम लोग एंजाइम का जो लास्ट पेज है एनसीईआरटी का, वो पढ़ने वाले कोफैक्टर्स। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, इमेजिन करो एक एंजाइम है। तो एक एंजाइम बेसिकली जनरली प्रोटीन होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन होता है। सो इमेजिन करो कि एक एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी बॉन्ड्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो पार्ट है जो मैंने येलो से बनाया है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं ये प्रोटीन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? दिस इज प्रोटीन पार्ट। ठीक है, लेकिन एंजाइम के अंदर बहुत सारे नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये तो प्रोटीन है, ये तो प्योर प्रोटीन है, अमीनो एसिड का बना है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे और नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल आयन हो सकता है, जिसको मैं एम से लिख दे रहा हूं। क्या हो सकता है? मेटल आयन। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई ऐसा ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है जो परमानेंटली जुड़ा हो, प्रोटीन के साथ परमानेंटली जुड़ा हो। ठीक है, और एक ऐसा भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है जो टेम्परेरी हो, कभी आता हो और कभी जाता हो। ठीक है, सो ध्यान से सुनो, तीन तरह के कोफैक्टर होते हैं और तीनों की कॉमन बात यह है कि तीनों में एक भी प्रोटीन नहीं होता है। इसका मतलब एंजाइम में ये जो येलो कलर का पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है, और ये जो व्हाइट कलर के मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, दीज टाइनी पार्ट्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स। ठीक है, सो एक तो हो गया एंजाइम का प्रोटीन पार्ट जो मैंने येलो से बनाया है, और इस प्रोटीन पार्ट के लिए टेक्निकल टर्म है एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट के लिए टेक्निकल टर्म क्या है? एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट के लिए टेक्निकल टर्म क्या है? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम किसका बना होगा? एपो एंजाइम अमीनो एसिड्स का बना होगा। ठीक है, सो अमीनो एसिड और प्रोटीन का बना हुआ एपो एंजाइम। ठीक है, नाउ ये जो मैंने व्हाइट से बनाया छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, ये प्रोटीन पार्ट है या नॉन प्रोटीन पार्ट है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, अब इन नॉन प्रोटीन पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो मैं इसको थोड़ा सा मैनेजेबल बनाता हूं। ठीक है, अभी जो छोटे छोटे नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। ठीक है, सो कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई? कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स। कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स ऑफ कंप्लीट एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट्स ऑफ कंप्लीट एंजाइम। इसका मतलब ये जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, ये इनकम्प्लीट है। मतलब येलो वाला अकेला विदाउट द व्हाइट पार्ट को हटा दो तो येलो पार्ट इनकम्प्लीट है। व्हाइट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए येलो पार्ट भी चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एपो एंजाइम इनकम्प्लीट है, और प्लस उसमें जब ये कोफैक्टर्स जुड़ जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सो अपने पास एक फॉर्मूला है, लेकिन याद रखो कंप्लीट एंजाइम के लिए वर्ड यूज करते हैं होलो एंजाइम। क्या यूज करते हैं? होलो एंजाइम। ठीक है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट और एंजाइम का मतलब एंजाइम। सो होलो एंजाइम मींस कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, सो एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखो। होलो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम, मतलब प्रोटीन पार्ट, मतलब ये जो प्रोटीन येलो वाला पार्ट, प्लस कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, सब ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कंप्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम मींस कंप्लीट एंजाइम, मतलब फंक्शनल एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम, पूरा एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन पार्ट, इज इक्वल टू प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, सो अगर आपको एंजाइम के बारे में लिखना हो तो आप जैसे लिख सकते हो कि एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अगर बात करें एपो एंजाइम की, सो एपो एंजाइम में एक चेन भी हो सकती है प्रोटीन की, एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है,
और एक से ज्यादा चेन मतलब एक से ज्यादा सब यूनिट भी हो सकती है, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सो एपो एंजाइम में या तो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा या तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब या तो एक से ज्यादा क्या पाई जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, मतलब प्रोटीन होगा भाई। ठीक है, लेकिन ये सब जो है ये सब नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने एम लिखा है। एम मतलब क्या हो सकता है, मेटल आयन। क्या हो सकता है, मेटल आयन। सो ऑब्वियसली मेटल आयन प्रोटीन तो नहीं है। सो मेटल आयन क्या हो गया, मेटल आयन हो गया कोफैक्टर। अगर ये मेटल आयन ना रहे सो प्रोटीन मतलब एपो एंजाइम अपना स्ट्रक्चर खो देगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो पी से मैंने बनाया है इस वाले को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और ये जो मैंने सी से बनाया है एरो के साथ, इस वाले को हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम। सो जल्दी से बता दो कितने तरह के कोफैक्टर होते हैं। 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं, जिसमें से ये वाला इनऑर्गेनिक है और ये दोनों ऑर्गेनिक है। ठीक है, सो कोफैक्टर जो भी हो, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, और एक कंप्लीट एंजाइम में एक कोफैक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल कोफैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं लिख दे रहा हूं, एन एंजाइम कैन हैव मोर देन वन कोफैक्टर, मोर देन वन कोफैक्टर। एक एंजाइम का एक से ज्यादा कोफैक्टर हो सकता है, और अगर वो कोफैक्टर चला जाए तो एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, इफ कोफैक्टर इज लॉस्ट, मतलब अगर कोफैक्टर हटा दिया जाए तो जो अकेला प्रोटीन पार्ट है वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सो इफ द कोफैक्टर इज लॉस्ट देन एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट। कोफैक्टर गया तो एंजाइम एक्टिविटी गई, देन एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट। ठीक है, तो एक तो ये सेटअप अपना हो गया। ठीक है, सो एक बार मैं फिर से आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि एक कंप्लीट एंजाइम के अंदर मतलब होलो एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट भी आता है, एपो एंजाइम, जिसके अंदर एक या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, और उसके अंदर ढेर सारा नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। नॉन प्रोटीन पार्ट अभी पढ़ेंगे, 3 तरह का होता है, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अब इसको क्लासिफाई करके इंडिविजुअली पढ़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी एनसर्कल करके लिख लो। ठीक है, इसको आप भी मेरी तरह ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो बीच में लिखना है कोफैक्टर, बीच पे नहीं लिखना है, बीच में लिखना है कोफैक्टर। राइट डाउन को फैक्टर्स, कोफैक्टर्स जो भी होगा नॉन प्रोटीन होगा। ठीक है, सो कोफैक्टर के आगे मैं लिख दे रहा हूं नॉन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंप्लीट एंजाइम्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब कोफैक्टर को हम लोगों ने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, तो जैसा मैंने बताया हम लोगों ने कोफैक्टर्स को बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड किया है पहले। ठीक है, कोफैक्टर को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला कौन सा, इनऑर्गेनिक, दूसरा कौन सा, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, और दूसरा कौन सा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसमें एक ही आता है, मेटल आयन, मगर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर उसमें 2 फर्दर कैटेगरीज है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक वाले के अंदर एक ही आएगा, इनऑर्गेनिक वाले के अंदर एक ही आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक वाले के अंदर फिर से 2 आएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ठीक है, सो मैं तीनों को इंडिविजुअली लिख दे रहा हूं। ठीक है, सो देखो ऑर्गेनिक वाले के अंदर एक ही आएगा, मेटल आयंस, मेटल आयंस। ठीक है, और जो मेटल आयन होते हैं इसके बारे में याद रखना, मेटल आयन
जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, दे फॉर्म, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बहुत तरह की बॉन्ड होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैसे ही एक और तरह की बॉन्ड होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपने नहीं मालूम व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जस्ट फॉरगेट, लेकिन अभी लिख लो कि जो मेटल आयन है वो कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सो मेटल आयन फॉर्म्स कौन सी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, विथ एक्टिव साइट। ठीक है, ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मेटल आयन वाले का एग्जाम्पल लिख लो। मेटल आयन वाले का एग्जाम्पल है जिंक, अपने सिलेबस में एक ही एग्जाम्पल है जिंक। ठीक है, कौन से एंजाइम का एक्टिवेटर है जिंक, जिंक कौन से एंजाइम का कोफैक्टर है, तो एंजाइम का नाम है, ठीक है, एंजाइम का नाम मैं लाइन के पार लिख रहा हूं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो मैं लिख दे रहा हूं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक मीन्स व्हाट, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। अरे हम लोग प्रोटीन डाइट में लेंगे, तो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम बनता है, उसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट करेगा जब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को क्या मिले, जिंक आयन मिले। ठीक है, सो जिंक आयन इज नेसेसरी फॉर फंक्शन ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एंजाइम के भी हैं, दूसरे चैप्टर में मैं एक और लिखवा दे रहा हूं, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा है उसके बारे में, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं, एक और लिख लो आप, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैग्नीशियम आयन किस एंजाइम का कोफैक्टर है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कैसा एंजाइम है, ये रेस्पिरेशन का एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, रेस्पिरेशन का एंजाइम है। ठीक है, तो इतना लिख लो, हो सकता है इसमें से कुछ बातें आप बाद में पढ़ो, बाद में समझ में आए, लेकिन अभी इतना बस आप लिख लो कि बहुत से एंजाइम होते हैं जिनको काम करने के लिए क्या लगता है, मेटल आयन लगता है। और ये मेटल आयन हमेशा कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले साइड पे आते हैं। अब कौन सा आ गया अपने पास, अब आ गया ये वाला, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर ट्रिकी है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर फिर से दो तरह का है। पहला वाला कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा वाला कौन सा है, कोएंजाइम। पहला वाला कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक का बेसिकली मतलब होता है जो चीज परमानेंटली लग जाए। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को अगर दांत में इंफेक्शन होता है तो उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और उसके ऊपर फिर परमानेंटली एक कैप लगा देते हैं, डेंटल कैप, सो उसको बोलते हैं प्रोस्थोडोंटिक्स, मतलब परमानेंटली लगा दिया है कैप। ठीक है, सो प्रोस्थो मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली अपने एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा, कभी एंजाइम का साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम। क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं भाई, कोएंजाइम। ठीक है, अब जरा वापस आते हैं एंजाइम वाले क्रिएटिव पे वापस आते हैं। तो ये एंजाइम है, अब इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, कोफैक्टर्स। ठीक है, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया मेटल आयन। मेटल आयन इनऑर्गेनिक है, मतलब मेटल आयन ऑब्वियसली कोई मेटल है, कोई आयन है, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी आयन। ठीक है, वैसे ही दूसरे भी कंपाउंड्स चाहिए जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे ताकि एंजाइम की एक्टिविटी चलती रहे। ठीक है, सो दो और पाए जाते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये दोनों ऑर्गेनिक है, इसका मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कार्बन कंपाउंड है और कोएंजाइम भी कार्बन कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। तो अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि ये वाला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये परमानेंटली यही रहेगा, ये कहीं एंजाइम को छोड़ के जाएगा नहीं, यही रहेगा। क्यों यहां रहेगा, क्योंकि ये अपने एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है, फिक्स है। ठीक है, अपने एंजाइम के साथ इसने क्या कर रखी है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखी है, तो ये फिक्स है, ये कहीं जा नहीं सकता है। सो
प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर परमानेंटली अटैच्ड टू देयर एंजाइम। लेकिन उसका जो अपोजिट है, मतलब उसके जो अगेंस्ट है, वो क्या है? कोएंजाइम है। ये जो कोएंजाइम है, ये इंटरेस्टिंग है, ये अपने एंजाइम में आएगा भी और जाएगा भी। इसका मतलब ये फ्री भी रहेगा, बिना एंजाइम के अकेला भी कोएंजाइम पाया जाएगा। लेकिन जब एंजाइम को रिएक्शन करना होगा तो उस समय उसका कोएंजाइम भी आना जरूरी है। अगर कोएंजाइम नहीं आया तो रिएक्शन नहीं होगा, कोएंजाइम आया तो एंजाइम एक्टिवेट होगा, रिएक्शन होगा। सो कंसेप्ट ये है कि ये वाला कहीं नहीं जाएगा, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कोवेलेंट बॉन्ड कर रखा है, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो ये वाला है, जो कोएंजाइम है, ये जाएगा और रिएक्शन के टाइम पे आएगा। मतलब जिस समय सबस्ट्रेट आएगा एक्टिव साइट पे, उसी समय में ये भी टहलता घूमता एंजाइम के पास आएगा। ठीक है। सो ये जो वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, कोएंजाइम है और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दोनों ऑर्गेनिक है। लेकिन ये इसकी पोजीशन फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा, परमानेंटली बाउंड है एंजाइम से, कोवेलेंटली बाउंड है, ऐसा बोल सकते हैं, टाइटली बाउंड है। और इसके बारे में बोलते हैं ये लूजली बाउंड है, ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड है, ये टेम्परेली बाउंड है। ठीक है। सो नेक्स्ट लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख लो। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में भी, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में भी और कोएंजाइम के बारे में भी। ठीक है। पहले तो आप लिख लो कि कोएंजाइम को हम लोग को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप ही बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये अपने एंजाइम के साथ कैसा है? परमानेंटली बाउंड है। परमानेंटली मतलब कोवेलेंटली बाउंड है, कहीं जा नहीं सकता, अटैच्ड है, एंजाइम का फिक्स्ड हिस्सा है। या ऐसे भी बोलते हैं टाइटली बाउंड है। कैसे बाउंड है? टाइटली बाउंड है। सो परमानेंटली बाउंड बोलो। ठीक है। परमानेंटली बाउंड बोलो, कोवेलेंटली बाउंड बोलो, टाइटली बाउंड टू एंजाइम बोलो, इसका एक ही मतलब है, इट डज नॉट लीव्स इट्स एंजाइम, अपने एंजाइम को छोड़ के जाता नहीं है, एंजाइम पे अपनी फिक्स लोकेशन पे पाया जाता है। लेकिन कोएंजाइम को देखो, कोएंजाइम को इसके अपोजिट क्या बोल सकते हैं? परमानेंटली नहीं, टेम्परेली। इसका मतलब ट्रांजिएंटली, थोड़े समय के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंटली। टेम्परेरी, ट्रांजिएंटली बेसिकली इसका मतलब होता है टेम्परेरी। कौन सा वाला ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो परमानेंटली बाउंड है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा वाला है जो टेम्परेली बाउंड है, ट्रांजिएंटली बाउंड है? कोएंजाइम। ठीक है। कोवेलेंटली है तो इसका मतलब ये कैसे जुड़ेगा? ये नॉन कोवेलेंटली जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह से जुड़ेगा ये। ठीक है। और ये क्या है? टाइटली है तो ये क्या बोलेंगे? लूजली बाउंड। क्या बोल सकते हैं? लूजली बाउंड। ठीक है। तो ये सारा वर्ड अगर आ गया, लूजली बाउंड टू एंजाइम या फिर टेम्परली बाउंड टू एंजाइम, ठीक है, तो हम लोग फटाक से किसको चूज करेंगे? कोएंजाइम को चूज करेंगे। इसका मतलब है कि कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये अपने एंजाइम का साथ कभी नहीं छोड़ता। और ये जो है अपनी एंजाइम के पास तभी आता है जब सबस्ट्रेट आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट का साथी, को सबस्ट्रेट। ठीक है। सो कोएंजाइम्स का मतलब क्या है? कि अटैचेस टू एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रहा है उस समय ये पाया जाएगा एंजाइम के पास। लेकिन ये कब पाया जाएगा? जब रिएक्शन हो रहा है तब भी पाया जाएगा, नहीं हो रहा है तब भी पाया जाएगा। ठीक है। सो अटैचेस टू इट्स एपोएंजाइम सिर्फ तभी जब रिएक्शन हो रहा है। अटैचेस टू इट्स एपोएंजाइम ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। जिस समय रिएक्शन हो रहा है उसी समय ये अपने एंजाइम के साथ जुड़ेगा, और ये जो है ये कभी भी जुड़ेगा, परमानेंटली जुड़ा रहेगा। ठीक है। अब इन दोनों का मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। ठीक है। आप भी लिख लो। इस वाले का एग्जाम्पल क्या है? इस वाले का एग्जाम्पल लिख लो, हीम। ठीक है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, हीम। ठीक है। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, NAD प्लस, NADP प्लस। ठीक है। तो ये दोनों में सब मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हीम की बात करते हैं। ठीक है। तो हीम भी ऑर्गेनिक होगा ऑब्वियसली, जिंक और मैग्नीशियम जो है इनऑर्गेनिक है। तो हीम कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा। NAD NADP प्लस कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा।
मतलब ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली आई कैन टीच यू अबाउट टेट्रापाइरोल ऑफ हीम, आई कैन ऑल्सो टीच यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनएडी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि हीम भी ऑर्गेनिक है और एनएडी एनएडीपी प्लस भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। सो हीम किसमें पाया जाता है, इसके लिए एक दो पॉइंट हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट डाउन, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप मींस ये इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा, ऑब्वियसली कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा। दूसरा पॉइंट, ये टेम्परली जुड़ा होगा या परमानेंटली जुड़ा होगा, ऑब्वियसली परमानेंटली जुड़ा होगा। तो परमानेंटली बाउंड ऑर्गेनिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीम अपने एंजाइम के साथ परमानेंटली जुड़ा रहता है। सो हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कैटालेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैटालेज एंजाइम। अब ध्यान से सुनो, कैटालेज एंजाइम मैं समझाने जा रहा हूं क्योंकि कैटालेज के बारे में एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, ध्यान से देखो। एक केमिकल होता है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 मींस व्हाट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाला एंजाइम है, इसका नाम है कैटालेज। इसका नाम क्या है, कैटालेज। क्योंकि ये एंजाइम परऑक्साइड को तोड़ रहा है, इसलिए कैटालेज का नाम है परऑक्साइडेज, ठीक है। सो कैटालेज को हम लोग पेरोक्साइडेज भी बोल सकते हैं। सो चाहे आप बोलो कैटालेज, चाहे आप बोलो पेरोक्साइडेज, क्योंकि कैटालेज पेरोक्साइड को तोड़ रहा है तो कैटालेज को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरोक्साइडेज भी बोलते हैं, ठीक है। और पेरोक्साइड को तोड़ करके कैटालेज क्या बनाता है, कैटालेज बनाता है वाटर और ऑक्सीजन। क्या बनाता है, वाटर और ऑक्सीजन। सो एनसीईआरटी की लाइन है कि कैटालेज एंजाइम ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। सो जो हीम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है कौन से एंजाइम का, कैटालेज एंजाइम का। अब जरा एक बार ध्यान से देखो, सो कैटालेज जो है बेसिकली ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के लिए हार्मफुल है। ये कैसा है, हार्मफुल है, ठीक है। तो हार्मफुल केमिकल को ब्रेक करके, ये दोनों वाटर और ऑक्सीजन सेल के लिए हार्मफुल तो नहीं है, सो ये दोनों तो हार्मलेस है। सो कैटालेज एंजाइम क्या कर रहा है कि हार्मफुल केमिकल से हार्मलेस केमिकल बना रहा है सेल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये सेल की लाइफ को बढ़ा रहा है, ठीक है। सो कैटालेज एंजाइम अगर ना होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता, सो हार्मफुल से हार्मलेस नहीं बन पाता। इसका मतलब सेल के अंदर ये कलेक्ट होता जाता, अगर सेल के अंदर ये कलेक्ट होता तो सेल की लाइफ कम हो जाती, ठीक है। सो एक अच्छा सा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट है, आप भी लिख लो, राइट डाउन। कैटालेज catalase enzyme is required for longevity of cells, longevity of cells, ठीक है। longevity means long life, लंबी उम्र को क्या बोलते हैं, longevity, longevity बोल सकते हो, longevity is the better pronunciation, longevity of cells, long life of cells। सेल्स की लंबी उम्र के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर कैटालेज हो, क्योंकि कैटालेज क्या कर रहा है, हार्मफुल केमिकल से हार्मलेस केमिकल बना रहा है, ठीक है। तो आप रीजन लिख सकते हो, रीजन अगर ये असर्शन हो गया तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हार्मफुल एंड कैटालेज इज कन्वर्टिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू हार्मलेस वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो रीजन क्या है, कैटालेज कन्वर्ट्स या फिर कैटालेज रिड्यूसेस द लेवल्स ऑफ हार्मफुल पेरोक्साइड्स, ठीक है, रिड्यूसेस द लेवल ऑफ हार्मफुल पेरोक्साइड्स, ठीक है। अब इसके बाद हीम मैंने बता दिया आपको, तो याद रखो कि हीम जरूरी है कैटालेज के फंक्शन के लिए। अगर हीम ग्रुप नहीं होगा, ये जो हीम पार्ट है ये नहीं होगा, ठीक है। सो कैटालेज ये जो कर रहा है ये नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ऐसे कुछ एंजाइम होगा कैटालेज, लेट अस से ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है,
कैटलेज एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम? लेट अस से कैटलेज एंजाइम है। और इसमें कहीं छोटा सा कौन सा ऑर्गेनिक ग्रुप होगा? हीम। कहीं छोटा सा ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा? हीम। ठीक है, ठीक है, ऐसा कहीं हीम पाया जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस हीम को निकाल लिया जाए तो जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब H2O2 से H2O और O2, ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो ये हीम पार्ट जरूरी है किसके लिए? कैटलेज के लिए। सो ये क्या हो गया? हीम। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा, उसमें भी हीम पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? कैटलेज का एपो एंजाइम। कैटलेज का एपो एंजाइम। सो आई होप आप इमेजिन कर सकते हो, ये हेल्पफुल इलस्ट्रेशन है कि कैटलेज एंजाइम के अंदर ये पाया जाता है ऑर्गेनिक ग्रुप छोटा सा। अब ऑब्वियसली कैटलेज बड़ा है और हीम छोटा है, लेकिन अगर ये छोटा सा हीम वाला पार्ट ना हो, सो कैटलेज अपना जो काम कर रहा है, ये वाला काम, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो हम सब ने पढ़ लिया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली बाउंड है। अभी जो हीम मैंने बनाया परमानेंटली बाउंड है। अब लास्ट बचा है कोएंजाइम। याद रखो, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, और कोएंजाइम अपने एंजाइम के साथ तभी जुड़ते हैं जब रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, सो अभी एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जो कि कोएंजाइम से रिलेटेड है। ठीक है, सो एक पॉइंट ये है कि एसोसिएशन ऑफ, मतलब जुड़ना, किसका जुड़ना? कोएंजाइम का अपने एपोएंजाइम के साथ जुड़ना। सो एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विथ इट्स एपोएंजाइम, एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विथ इट्स एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। मतलब थोड़े समय के लिए होता है। दैट इज तभी होता है जब सबस्ट्रेट आता है, जब रिएक्शन होता रहता है। सो अकर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ को एंजाइम का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल क्या है? NAD। NAD का फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, फैंसी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जनरली ये जो NAD प्लस है, ये किसका काम करता है? एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका काम करता है? एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पाया जाता है NADP प्लस। ठीक है, तो सेम टू सेम जो नाम ये है वही नाम ये भी है। ठीक है, ये भी NAD ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक P एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें फॉस्फेट भी पाया जाता है, फॉस्फेट भी पाया जाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही काम है। सो NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म आपको याद करना ही करना है। और ये याद रखना है कि NAD अपने एंजाइम के साथ तभी जुड़ता है जब रिएक्शन हो रहा होता है। NAD ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, लेकिन कोएंजाइम है। इसका मतलब अपने एंजाइम के साथ तभी जुड़ेगा जिस समय रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, सो लास्ट में एक और पॉइंट है कि जो कोएंजाइम है उसको बनाने के लिए अपने बॉडी को क्या चाहिए? अपने बॉडी को विटामिन चाहिए। सो हम सब ने बचपन से सुना कि हम अपने को विटामिन सी चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ये सब हम लोगों ने सुना। लेकिन ये विटामिन अपने बॉडी में क्या करता है? सो विटामिन का अपने बॉडी में क्या फंक्शन है? सो विटामिन जो हम लोग डाइट से एक्वायर करते हैं, वो विटामिन का यूज करके अपना बॉडी कोएंजाइम बनाता है। इसका मतलब विटामिन विच आर ऑब्टेन इन डाइट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं, कोएंजाइम। ठीक है, और वो जो कोएंजाइम है वो किसका काम करता है? फिर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म चलाता है। इसका मतलब अगर विटामिन नहीं आएगा तो कोएंजाइम नहीं बनेगा,
और अगर कोएंजाइम नहीं बनेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। सो ऑल इन ऑल एंजाइम के काम करने के लिए कोएंजाइम जरूरी है और कोएंजाइम बनाने के लिए विटामिन भी जरूरी है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुपया, पैसा, डॉलर, नोट, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ पॉइंट है ये, नीट एग्जाम में 2-3 बार पूछा है। ठीक है, सो राइट डाउन कि vitamins are essential component of coenzyme. Vitamins are essential component of coenzyme. अरे इस लाइन का मतलब ऐसे हो गया कि इंजन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हीकल, मतलब एक गाड़ी का इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन होता है, यही लाइन का मतलब यही है। सो विटामिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम, बिना विटामिन के कोएंजाइम नहीं बन सकता। ठीक है, सो इस लाइन का मीनिंग क्या है, दैट इज विटामिन्स जो कि हम लोग डाइट से एक्वायर करते हैं, विटामिन्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज, विटामिन जो हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है, सो विटामिन्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज कोएंजाइम। ठीक है, अब हम लोग को ये भी एक दो एग्जांपल पढ़ना है कि कौन से विटामिन से कौन सा कोएंजाइम लगता है। ठीक है, सो एक तरफ मैं लिख रहा हूं विटामिन का नाम, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं कोएंजाइम का नाम। अपने सिलेबस में 3 है, एक इस चैप्टर में, 2 आगे के चैप्टर्स में, मैं यही लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, सो एक तरफ मैं लिख रहा हूं विटामिन, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं उस विटामिन से कौन सा वाला कोएंजाइम बनता है। ठीक है, तो चलो पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन का नाम है नायसिन, विटामिन का नाम है क्या है, नायसिन, और इससे कोएंजाइम कौन सा बनता है, NAD+, ये भी बनता है, और इसके साथ साथ NADP+, ये भी बनता है, मतलब दोनों रिलेटेड है। एक और विटामिन है, उसका नाम है राइबोफ्लेविन, क्या, राइबोफ्लेविन, इससे क्या बनता है, इससे बनता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD+, और FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो आप ऐसे पकड़ सकते हो, इनके नाम में F है तो ये राइबोफ्लेविन से बनते हैं। ठीक है, और इसमें नायसिन है तो NN है। ठीक है, और लास्ट में एक और बहुत ट्रिकी है, पैंटोथेनिक एसिड, ये भी बी विटामिन है, बेसिकली सारे बी विटामिन है। ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड से बनता है कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में हम सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। NADP को फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं, और बाकी NAD, FAD, FMN कोएंजाइम है, इसको रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। सो आगे के चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। एक बार पहले मैं शॉर्ट में जो पहले पढ़ाया उसको समराइज कर देता हूं। याद रखो, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, कंप्लीट एंजाइम में प्रोटीन भी होता है और नॉन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, जो कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एक ही होता है, मेटल आयन, और मेटल आयन में कौन सा मेटल आयन, एग्जांपल में याद रखो जिंक, रेस्पिरेशन चैप्टर में मैग्नीशियम भी आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन कौन से हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, याद रखना दोनों ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक थोड़ी है, ये दोनों ऑर्गेनिक है। हीम भी ऑर्गेनिक है, NAD, NADP, FAD, FMN और कोएंजाइम है, वो सब भी ऑर्गेनिक है। लेकिन ये जो कैटेगरी है कोएंजाइम की, ये हमेशा अपने एंजाइम का पार्ट नहीं रहता है, लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की कैटेगरी है दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ इट्स एंजाइम। अब आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, सो कोफैक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है, लेट अस जंप टू एनसीईआरटी टू सी। ठीक है, देखो ये है कोफैक्टर्स का पैराग्राफ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि एंजाइम्स में बेसिकली प्रोटीन होता है, एपो एंजाइम। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ या तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एपो एंजाइम में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाए जाते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए कोफैक्टर भी चाहिए। ठीक है, अगर कोफैक्टर हटा दिया जाए, ठीक है,
अपने एपो एंजाइम से, तो अपना काम नहीं करेगा। तो जब एंजाइम में कोफैक्टर पाया जाता है तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है, तीन तरह के कोफैक्टर होते हैं। पहला वाला कौन सा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, लेकिन दूसरे कोफैक्टर से अलग क्या है, क्योंकि एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, अपने एंजाइम के साथ, मतलब कोवेलेंटली बाउंड है, परमानेंटली बाउंड है। ठीक है, एग्जांपल पेरोक्साइडेज कैटलेज बोलते हैं हम लोग उसको, जो कि ब्रेक करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में, उसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, और वो एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट है। नेक्स्ट, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वो अपने एंजाइम के साथ तभी जुड़ते हैं जब रिएक्शन हो रहा हो, ओनली अकरिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब परमानेंटली नहीं जुड़ते हैं, ट्रांजिएंटली, टेम्परेली जुड़ते हैं। ठीक है, इस तरह कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स का काम कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि एक एनएडी है, वो कई सारे एंजाइम का कोफैक्टर का काम कर सकता है, क्योंकि वो तो अपने एंजाइम के साथ फ्री हो जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो कई सारे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कर रहा है। एक टीचर है, वो कई सारे इंस्टीट्यूट जाके पढ़ा रहा है। वैसा ही हो सकता है। एक इंजीनियर है, कई सारे कंपनीज में काम कर रहा है, वैसा। ठीक है, सो एक कोएंजाइम कई सारे एंजाइम का कोफैक्टर हो सकता है। कोएंजाइम्स सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। इसका मतलब विटामिन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, नायसिन विटामिन चाहिए क्या बनाने के लिए? एनएडी एनएडीपी बनाने के लिए। मैंने बताया, मैंने तो दो और भी बताया कि राइबोफ्लाविन चाहिए एफएडी एफएमएन बनाने के लिए, पेंटोथेनिक एसिड चाहिए कोएंजाइम ए बनाने के लिए, तो मैंने तो और भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसमें मेटल आयन कोफैक्टर होता है, और मेटल आयन ध्यान से देखो कौन सी बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइट के साथ, एक्टिव साइट के अमीनो एसिड के साइड चेन के साथ। ठीक है, और सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो फॉर एग्जांपल जिंक कोफैक्टर है कौन से एंजाइम का? डाइजेस्टिव एंजाइम का, प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम का, जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी कोफैक्टर हटाने के बाद एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी रहेगी या चली जाएगी? ऑब्वियसली चली जाएगी। तो आज हम सबने बायोमोलिक्यूल चैप्टर का जो बोझ था उसको हम लोगों ने हल्का कर लिया है। ठीक है, सो हम सबने इस चैप्टर को शुरू किया था सबसे पहले एनालिसिस के साथ। ठीक है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिसिस। उसके बाद हम सब पढ़ते गए, बहुत सारे टॉपिक आते गए, बहुत सारे चैप्टर के साथ रिलेट करते गए। अब अगर आप वीडियो सेक्शन के नीचे चेक करो, सो यू विल फाइंड वेरियस डीपीपीस, जिसमें ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन, उसके साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। सो प्लीज चेक, इस चैप्टर के पूरे होने के बाद, चैप्टर के एंड में वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको डीपीपी भी अवेलेबल होके मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो सीरीज ऑन बायोमोलिक्यूल। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल। कोफैक्टर्स अभी क्लियर है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।